तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गुमनाम हवेली का एपिसोड 8। जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था, शिप्रा बेहोश हो चुकी थी। बेहोश शिप्रा के माथे पर पानी की बूंदें गिरने लगी। शिप्रा ने आंखें खोलकर पानी की बूंदों को छुआ और छत की तरफ देखा। शिप्रा हैरान होकर कहती है, ये तो पानी है, लेकिन छत तो बिल्कुल सूखी है, तो ये बूंदें आ कहाँ से रही है। तभी उसे फिर से कराहने की आवाज सुनाई दी। शिप्रा मन में सोचती है, और ये करांजने की आवाज। शिप्रा आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक वह एक अजीब सा चेहरा बनाकर चिल्लाई। उसे राजकुमारी अरुंधति दिखाई दी। शिप्रा को देख राजकुमारी मुस्कुराई। शिप्रा डरकर वहाँ से भागी और किसी से टकरा गई। यहाँ सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी जो कहती है, आ गई, बहुत इंतजार करवाया शिप्रा। शिप्रा कहती है, तुम कौन हो, मेरा नाम कैसे जानती हो। शिप्रा की बात सुनकर वो औरत बहुत खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिससे मैं तो डर गई। वो औरत कहती है, मैं वो हूँ जो ना जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और वो भी नहीं जानती। शिप्रा कहती है, क्या बकवास है। वो औरत फिर हंसने लगती है। वो कहती है, बकवास। वो और जोर जोर से हंसने लगती है। वो शिप्रा से कहती है, कितने नादान हो तुम। अच्छा ये बताओ, तुम राजकुमारी अरुंधति को तो जानती हो ना। शिप्रा कहती है, राजकुमारी अरुंधति, नहीं, हाँ, मैंने उसे एक बार सपने में देखा था, और अभी। वो औरत मायूस होकर कहती है, बताओ, सारी बात बताओ मुझे, ताकि मैं समय की घड़ी की सुइयों का मिलान कर तस्वीर के धुंधले रंगों को चटक रंगों में बदल दूं। शिप्रा कहती है, क्या? अच्छा। शिप्रा ने उसे सपने की सारी बातें बताई। शिप्रा ने बोला, फिर राजकुमारी अरुंधति कबाड़ भरे हुए कमरे में तनिष्क कहते हुए बेहोश हो गई थी। शिप्रा द्वारा बताया गया सपना सुनकर वह स्त्री रोने लगी। वो औरत कहने लगी, तनिष्क, अरुंधति, उफ, क्या तुम ये प्रेम कहानी नहीं जानना चाहोगी। शिप्रा हैरान होकर कहती है, राजकुमारी अरुंधति और तनिष्क की प्रेम कहानी, क्या ये कोई असली कहानी है। वो औरत कहती है, तब यहाँ अवंती साम्राज्य की सीमा पर लगा अनूपा नाम का छोटा सा राज्य हुआ करता था, जिस पर महाराज भद्रसेन का शासन था। अरुंधति उनकी एकलौती लाडली बेटी थी। एक दिन महाराज के दरबार में शास्त्रार्थ चल रहा था। विद्वान पंडित विश्वमोहन शास्त्री अपने आसन पर बैठे शास्त्रार्थ का निष्कर्ष बता रहे थे, और कहते हैं, तो एक तरह से ये बात सिद्ध हो जाती है महाराज। पंडित विश्वमोहन शास्त्री की बात का सभी लोग सर हिला हिलाकर समर्थन कर रहे थे। उनसे एक आदमी कहता है, सही है। दूसरा कहता है, वाह वाह। तीसरा कहता है, कितना स्पष्ट तर्क। तभी एक सुदर्शन युवक ने सभा के बीच में आकर पंडित की बात से असहमति जताई, और वो कहता है, मैं सहमत नहीं हूँ, ये तर्क गलत है महाराज। महाराज कहते हैं, इस तरह से हमारे दरबार के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक पंडित विश्वमोहन शास्त्री जी की बात को काटने वाले युवक आखिर तुम हो कौन, और किस कारण तुमने ऐसी गलती की। वह लड़का कहता है, मैं फूलों के दरबार को सजाने वाली मालिन रामदेवी का पुत्र तनिष्क हूँ। सत्य के पक्ष में सदा खड़े रहने की अपनी माता की शिक्षा के कारण मुझे अपनी बात रखने का साहस हुआ है। तनिष्क का परिचय जानकर दरबार में खुसर फुसर होने लगी। उनमें से फिर एक आदमी कहता है, दासी पुत्र। एक और कहता है, दासी पुत्र। एक और कहता है, दासी पुत्र का इतना साहस। एक और कहता है, दासी पुत्र। पंडित विश्वमोहन कहता है, महाराज, आपकी सभा ज्ञानियों की कदर करती है। ऐसे में मेरे वर्षों की मेहनत से निकाले गए सूत्र को यूं बिना आपकी आज्ञा के अतार्किक कह देने मेरा अपमान है। मुझे आपसे न्याय की आशा है। महाराज कहते हैं, नवयुवक तनिष्क, तुमने सभा के बीच में इस तरह से बाट काट कर अपराध किया है, पर तुम्हारी साहस को देखते हुए हम तुम्हें एक अवसर देते हैं।
तुम्हें अभी शास्त्री जी के साथ शास्त्रार्थ करना होगा, और अगर तुम अपनी बात सिद्ध नहीं कर पाए तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। तनिष्क कहता है, मैं तैयार हूँ महाराज। पंडित विश्वमोहन कहता है, यही सही रहेगा, मैं भी तैयार हूँ महाराज। और शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो खत्म होते होते सुबह हो गई। तनिष्क कहता है, तो इस तरह से ये बात सिद्ध हुई। पंडित विश्वमोहन कहते हैं, तुमने अद्भुत बुद्धिमान का परिचय दिया है, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। सभी दरबारी तनिष्क की जय जयकार करने लगे। उनमें से कोई कहता है, तनिष्क की जय हो। दूसरा क्रिया है, तनिष्क की जय हो। तीसरा कहता है, मौदवी युवक तनिष्क की जय हो। और महाराज ने भी खुश होकर तनिष्क को अपने दरबार में जगह दे दी। महाराज कहते हैं, हम तुम्हारे ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए तनिष्क, आज से तुम इस दरबार के सदस्य हो। उधर राजकुमारी अरुंधति राजकुमार के बाग में टहल रही थी। तभी उसकी दो सखियों ने उसे यह सूचना दी। उनमें से एक कहती है, आज तो महाराज की सभा में गजब हो गया राजकुमारी अरुंधति। दूसरी कहती है, ऐसा गजब कि आप सुनकर खुश हो जाएंगी। राजकुमारी कहती है, ऐसा क्या हो गया? फिर वह एक को लड़की कहती है, आज तो आपके तनिष्क ने पंडित विष्णुमोहन शास्त्री को शास्त्रार्थ में परास्त करा दिया। दूसरी लड़की कहती है, महाराज ने तो उन्हें अपने दरबार में भी जगह दी है। सहेलियां राजकुमारी को सारा किस्सा सुनाती हैं। अरुंधति खुश होकर कहती है, क्या सच में? दोनों सखियां कहती है, और नहीं तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं। तभी वहाँ एक सखी ने आकर कहा, राजकुमारी जी, राजमहल के पीछे वाले बाग में तनिष्क आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया आप अपनी वेशभूषा साधारण जन जैसी कर लें, ताकि वह जाते हुए कोई आपको पहचान न सके। तनिष्क को देख राजकुमारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजकुमारी कहती है, तनिष्क, मेरे बचपन के साथी तनिष्क। और वो उसके गले लग जाती है। तनिष्क कहता है, अरु, अब वो दिन दूर नहीं जब महाराज खुद हमारे प्रेम के आगे झुकेंगे और हम सदा के लिए एक हो जाएंगे। अरुंधति कहती है, ईश्वर करे तुम्हारी बात सच हो। इधर शिप्रा एक कहानी में डूबी थी और उधर जलबेरियों की कोठरी में बाहर तानिया उस सुरंग में लगातार नीचे की ओर जा रही थी। तानिया को लीलने के बाद जमीन वापस अपनी जगह पर आ गई और वह काली बिल्ली वह इत्मीनान से बैठ गई। तानिया ने अंदर खुद को कई भागों में बटी हुई एक सुरंग में पाया। तानिया कहती है, ये मैं कहाँ आ गई? अब यहाँ से कैसे निकलूंगी? उसे एक तरफ कुछ रोशनी नजर आई और वह उस दिशा में आगे बढ़ने लगी और कहती है, और फिर रास्ता कितना उबड़ खबड़ है ना, जाने अभी कितना चलना पड़ेगा। और तभी तानिया को कुछ दिखा। तानिया चिल्लाने लगी और कहती है, अरे ये क्या? फिर यही हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कई हैरत अंगेज राज। तो बने रहिए हमारे साथ बेबो कॉमिक पे। क्या देखा आखिर शिप्रा ने, जानने के लिए देखते रहिए गुमनाम हवेली।